गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीम का थाना। पिछली क्लास में हमने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के बारे में चर्चा की थी और ख़ास तौर पर कार्नो चक्र की बात की थी। आज हम एंट्रोपी की बात करेंगे। एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जिसकी गणना जिसको सीधे नहीं मापा जा सकता, गणना द्वारा इसका मान निकाला जाता है। एंट्रोपी का प्रतीक कैपिटल S है। साधारण भाषा में कहें, किसी तंत्र की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, अर्थात कार्य में नहीं बदला जा सकता, उस तंत्र की एंट्रोपी कहलाती है। एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट था 1850 में रुडोल्फ क्लासियस ने दिया था। इसके बाद में एंट्रोपी पर अलग अलग साइंटिस्टों ने शोध किया और इसकी परिभाषाएं दी। 1877 में बोल्ट्जमान ने एंट्रोपी की प्रायिकता के आधार पर परिभाषा दी, जो हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या दी थी? इसके अनुसार एक तंत्र ऊष्मागतिक अवस्था में जितने प्रकार से रह सकता है, वह उस तंत्र की ऊष्मागतिक प्रायिकता W कहलाती है और एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, एंट्रोपी किसका फलन है? ऊष्मागतिक प्रायिकता W का फलन है। तो S बराबर K ln W। K यहाँ पर क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और W थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। और ऊष्मागतिकी के अनुसार एक अलग परिभाषा है जिसका यहाँ पर डिस्कस मैं कर रहा हूँ। किसी तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय प्रकार से अवशोषित ऊष्मा तथा वह परम ताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित की गई है का अनुपात एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। बात यह है कि मान लो कोई तंत्र है जो उत्क्रमणीय प्रकार से ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और ऊष्मा अवशोषित करके वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। तो इस दौरान जो एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा? जो अवशोषित ऊष्मा और जिस ताप पर ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, इन दोनों का अनुपात एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। जो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे तंत्र Q ऊष्मा अवशोषित करके A से किस में चला जाता है? B अवस्था में चला जाता है। तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो गया? SB माइनस SA बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो ये संबंध होता है एंट्रोपी में अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। अब जैसे बात करें कि एंट्रोपी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं यहाँ रखना चाहूँगा और कुछ बातें हम करेंगे। एंट्रोपी किसी तंत्र की अव्यवस्था की माप है। कहने का मतलब, कोई सिस्टम में जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी और तंत्र जितना व्यवस्थित होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। कुल मिला के जो डिसऑर्डरनेस है उसकी जो यूनिट होती है किसी सिस्टम के लिए, वह एंट्रोपी कहलाती है। अब बात करें, जैसे किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती ही रहती है, कभी घटती नहीं। तो आपने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ा था और जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट भी द्वितीय नियम के बाद में ही दिया गया था कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। या मैं एक बात कहूँ कि जैसे जो स्वतः प्रक्रम होते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में संपन्न होते हैं, उनमें एंट्रोपी का मान लगातार क्या होता है? बढ़ता है। बात करें, एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, तो एंट्रोपी किस पे निर्भर करती है? जो प्रक्रम है उसकी प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है।
एंट्रोपी एक मात्रात्मक गुण है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसकी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती? तंत्र के वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं वे क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। तो एंट्रोपी तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। जितनी अधिक मात्रा होगी उसमें उतनी अव्यवस्था होगी, अर्थात एंट्रोपी अधिक होगी। एंट्रोपी की इकाई कैलोरी प्रति डिग्री या जूल प्रति केल्विन होती है। एक मोल पदार्थ की एंट्रोपी मोलर एंट्रोपी कहलाती है। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल या जूल प्रति केल्विन प्रति मोल हो जाएगी। अब जैसे बात करें कि जो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियमानुसार परम शून्य ताप पर किसी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर जैसे ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की मैंने चर्चा की है, जो एंट्रोपी की कुछ महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं उसमें ये बता रहा हूँ मैं कि परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी का मान क्या होता है? शून्य होता है। जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनके लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है? शून्य के बराबर होता है, अर्थात शून्य होता है। और जो स्वतः प्रक्रम है उनके लिए क्या होता है? डेल्टा एस का मान शून्य से अधिक होता है। अब जैसे बात करें कि जैसे रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रमों में अवशोषित ऊष्मा का मान शून्य होता है, अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम कौन से होते हैं? वे प्रक्रम जिसमें प्रक्रम के दौरान ऊष्मा का मान क्या रहता है? स्थिर होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसमें Q का मान स्थिर है, तो Q का मान स्थिर है तो डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा? शून्य होगा। एंट्रोपी परिवर्तन भी ऐसे प्रक्रमों के लिए शून्य होगा। तो ऐसे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? सम एंट्रोपी प्रक्रम कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे देखें कि आइस है, आइस जब मेल्ट होती है तो किस में बदल रही है? वाटर में। तो आइस में क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल चतुष्फलक के रूप से एक टेट्राहेड्रल ढांचे में बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा सेट रहते हैं। तो इसमें क्या है? ये सॉलिड फॉर्म है वाटर की, और ये क्या है? लिक्विड फॉर्म। तो जब ये सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो क्या होगा? इसकी एंट्रोपी बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। तो ये आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। इसी के अलावा जैसे बात करें कि जो गैस में एंट्रोपी का मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि गैस के अणुओं की क्या होगी? अणुओं के बीच में दूरी अधिक होती है और इनमें जिस विसरण की प्रवृत्ति अधिक होगी तो अव्यवस्था अधिक होगी। उससे कम कितनी होगी? किसकी? लिक्विड की। और सॉलिड की सबसे कम होगी, क्योंकि सॉलिड में एक नियमित अणुओं की या कणों की या आयनों की एक नियमित व्यवस्था होती है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्रोपी का मान गैस का सबसे अधिक होता है। अब जैसे बात करें कि आदर्श गैस के समतापी रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन की चर्चा करेंगे। माना कि एक n मोल आदर्श गैस Q ऊष्मा अवशोषित करके आयतन V1 से V2 तक समतापी उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित हो रही है। इस प्रसार में गैस की, अब देखो प्रक्रम क्या है? समतापी है। तो डेल्टा T बराबर जब शून्य है, प्रक्रम से पहले और बाद में ताप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति में उस जो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगी? शून्य होगी। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार डेल्टा E बराबर क्या होता है? Q माइनस W। तो डेल्टा E, चूंकि डेल्टा E का मान क्या है? शून्य है, तो Q बराबर क्या आ गया? W। अर्थात जो ऊष्मा का जो अवशोषण हो रहा है वो किस में बदल रहा है? पूर्णतया कार्य में बदल रहा है। तो Q रिवर्सिबल बराबर W। और जो समतापी उत्क्रमणीय जो रूपांतरण होता है आदर्श गैस के लिए, उसमें कार्य का मान होता है W बराबर होता है N, जो प्रसार कार्य वर्क ऑफ एक्सपेंशन, W बराबर nRT ln V2 अपॉन V1। तो W किसके बराबर था? उत्क्रमणीय रूप से जो ऊष्मा अवशोषित हो रही थी उसके बराबर है। तो Q रिवर्सिबल बराबर nRT ln V2 अपॉन V1, ये मान इसका निकल कर आ जाएगा। और Q रिवर्सिबल किसके बराबर थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके बराबर है? T डेल्टा S के, या डेल्टा S बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T, ये था। तो यहाँ पर Q रिवर्सिबल का मान यहाँ पर ले जाकर रखने पर, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर T था ना, तो T से T कट गया, तो डेल्टा S जो एंट्रोपी चेंज आएगा NR ln V2 अपॉन V1।
अब जो इस ln को किस में नेचुरल लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा एस बराबर 2.303 NR ln V2/V1 ये हमारे पास निकल कर आ गया। तो इस फॉर्मूले की सहायता से जो एंट्रोपी चेंज होता है वो हम निकाल सकते हैं। अब बात करें कि जो भौतिक अवस्था परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन कि एक फिजिकल स्टेट दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज हो रही, तो उस दौरान एंट्रोपी परिवर्तन किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं उसकी हम बात करें। तो सबसे पहले बात करें ठोस का द्रव में रूपांतरण। तो जब किसी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी ताप पर किस में बदल जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रोसेस के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। माना कि 1 मोल ठोस को स्थिर दाब पर वह गलनांक TF पर डेल्टा HF ऊष्मा दी जाती है जिससे वह द्रव में बदल जाता है। यह अवशोषित ऊष्मा गलन की मोलर ऊष्मा कहलाती है। तो गलन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं एंट्रोपी परिवर्तन क्या है, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो क्यू रिवर्सिबल अवशोषित ऊष्मा का मान क्या था, डेल्टा HF। तो डेल्टा SF बराबर डेल्टा HF अपॉन TF। तो डेल्टा SF क्या हो गया, गलन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन होगा और इसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अब जो दूसरा जो प्रक्रम है रूपांतरण है वो है द्रव अवस्था का गैस में रूपांतरण। उस दौरान जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो बात करें कि जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी ताप पर गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जहाँ पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वहाँ पर द्रव उबलने लग जाता है, तो वह ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक पर जब ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, गैस द्रव किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। माना कि 1 मोल द्रव को स्थिर दाब पर व क्वथनांक TB पर डेल्टा HV ऊष्मा दी जाती है जिससे वह गैस में बदल जाता है, तो यह अवशोषित ऊष्मा वाष्पन की मोलर ऊष्मा कहलाती है। वही कहानी जो पहले बात की थी उसी हिसाब से डेल्टा S बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन T। तो डेल्टा SV बराबर क्या होगा, डेल्टा HV अपॉन TB। TB क्या हो गया, क्वथनांक, और डेल्टा HV क्या हो गया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसकी सहायता से हम जो वाष्पन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं और इसका मान भी क्या होगा, धनात्मक होता है। अब जो तीसरी बात कर रहे हैं कि जब एक क्रिस्टलीय रूप दूसरे क्रिस्टलीय रूप में बदलता है तो उस दौरान जो एंट्रोपी परिवर्तन है उसकी गणना किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी ठोस को उसके संक्रमण ताप पर ऊष्मा दी जाए तो वह एक क्रिस्टलीय रूप से दूसरे क्रिस्टलीय रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा की जो आवश्यकता पड़ रही है तो उस ऊष्मा को क्या बोलते हैं, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण की मोलर ऊष्मा कहते हैं यदि ठोस 1 मोल है। तो वही फॉर्मूला इसमें देखें आप यहाँ पर, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो डेल्टा एस ट्रांजिशन बराबर डेल्टा एच टी अपॉन टी टी। टी टी क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, और डेल्टा एच टी क्या है, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन। तो डेल्टा एस टी संक्रमण में एंट्रोपी परिवर्तन है तथा इसका मान क्या होगा, धनात्मक होता है। तो आज हमने एंट्रोपी की परिभाषा की बात की। तो एंट्रोपी जो किसी तंत्र की अव्यवस्था है, किसी तंत्र में जितनी अधिक अव्यवस्था होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। तो ये हमने बात की। और जो भौतिक रूपांतरण हो रहे हैं, जो फिजिकल चेंजेज हो रहे हैं, उसमें एंट्रोपी परिवर्तन का मान कैसे निकालते हैं उसकी हमने चर्चा की है। और आपको जहाँ तक मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।